आज हिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 4 मतलब अब आगे का। तो हम लोगों को आज देखना है कि 1830 से लेकर के 1848 तक में क्या हुआ। तो हम लोग इसको जो है सो इस टाइम में बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ, तो इसलिए अब हम लोग इसको बोलते हैं एज ऑफ रेवोल्यूशन इसको बोला जाता है। तो इस टाइम में जो था बहुत सारा रेवोल्यूशन हुआ था, तो दिमाग में आएगा कि ये रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, ये रेवोल्यूशन हुआ ही क्यों था। तो जो हम लोग दो आइडियाज़ देखे थे पिछले वीडियोस में एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग जो थे, उसमें पहला था लिबरलिज्म, जिसमें कि इक्वालिटी था, ठीक है, लिबर्टी था और देश के प्रति था। नेशनलिज्म था, मतलब अपने देश के प्रति प्यार, अपने कल्चर के प्रति प्यार। ये सब जो था आइडिया बहुत स्प्रेड हो रहा था, मतलब फैल रहा था यूरोप के बहुत विभिन्न तरह के पार्ट्स में, जिसमें कौन कौन था, इटली, जर्मन स्टेट्स, आयरलैंड, पोलैंड। तो दिमाग में ये भी आएगा कि इसको कौन आगे बढ़ा रहा था। तो हाँ, आगे बढ़ा रहा था वो लोग था एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग, जिसमें टीचर्स आते थे, क्लर्क्स, बिजनेसमैन वगैरह, इंडस्ट्रियलिस्ट, यही लोग इसको आगे बढ़ा रहे थे। तो अब पता चल गया कि इसमें ये रिवोल्यूशन क्यों हुआ। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1830 में कौन कौन सा रिवोल्यूशन हुआ। तो उस टाइम में दो रिवोल्यूशन हुआ था। पहला था जुलाई रिवोल्यूशन और दूसरा था ग्रीक रिवोल्यूशन। पहले देख लेते हैं कि जुलाई रिवोल्यूशन में क्या क्या हुआ था। तो जुलाई रिवोल्यूशन में जो है बॉर्बन किंग वेयर ओवरथ्रोन। अब बॉर्बन किंग जो है सो इसको सबसे पहले जब फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था तब उस दौरान में इसको उठा के फेंक दिया गया था। जब फेंक दिया गया था, उसके बाद जब नेपोलियन का रूल चालू हुआ उस टाइम में भी इसको फेंका गया था, मतलब उस टाइम में इसका कोई नाम निशान नहीं आया था। फिर जब नेपोलियन का यहाँ से ख़त्म हो गया राज, जब नेपोलियन का राज ख़त्म हो गया, तो जब नेपोलियन का राज ख़त्म हुआ उसके बाद जब रसिया, पर्शिया, ऑस्ट्रिया और एक और कोई कंट्री था वो जो आया हुआ था, वो सब मिल करके एक नया मतलब ये किया हुआ था। तो उसके बाद से उन लोगों का जब राज चालू हुआ तो ये बॉर्बन किंग को वापस ला दिया गया था। लेकिन जो है सो फिर इसके बाद ये जो नेशनलिज्म था इस बहुत बढ़ रहा था, तो बहुत ज़्यादा बढ़ने का कारण इसमें ये हुआ था कि जुलाई रिवोल्यूशन में बॉर्बन किंग को वापस उठा के फेंक दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ, जब इसको बाहर फेंक दिया गया तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सेटअप किया गया था, यानी कि राजा महाराजा का शासन होगा लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, एक संविधान होगा, इसमें जो लिखा रहेगा वहीं राजा लोग कर सकेंगे, अपने मर्जी का कुछ भी नहीं करेंगे। उसके बाद लुइस फिलिप्स नाम के एक इंसान थे, एक रिवोल्यूशनरी थे, जिसको इसका हेड बना दिया गया था एट इट्स हेड, ठीक है। फिर सेकेंड इसमें पॉइंट आता ही है कि रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन ब्रुसेल्स। रिवोल्यूशन जो है सो ब्रुसेल्स में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। उसके बाद ये था अंडर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड, ये यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नेदरलैंड के अंदर में था, ठीक है। ब्रुसेल्स जो है सो आपका बेल्जियम का कैपिटल है, ठीक है। उसके बाद अब रिजल्ट क्या आया, ये आया कि बेल्जियम ब्रेकिंग अवे, यानी बेल्जियम टूट गया। उसके बाद हम लोग आते हैं ग्रीक रिवोल्यूशन में। तो ग्रीक रिवोल्यूशन जो है सो उस समय में ग्रीक जो था ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था उस समय में ग्रीक। तो जो सब लोग सोच रहे थे कि अब हम सबको आज़ादी मिल रहा है, तो ये जो ग्रीक था ये लोग भी सोच रहा था कि हम लोग को भी अब आज़ादी चाहिए। तो 1821 में ये लोग अपने से जो है सो आज़ाद नहीं हो सकते, इसलिए लोग को हेल्प मिला। कहाँ से मिला, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से लोग को हेल्प मिला, जिसमें और लोग भी हेल्प किए। और लोग में थे पोएट्स थे, कुछ आर्टिस्ट थे, कलाकार थे। उसके बाद ये सब लोग हेल्प किए इन लोगों का आज़ादी के लिए। तो फिर 1832 में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल नाम का चीज़ साइन हुआ और उसके बाद यहाँ से ग्रीक को मतलब आज़ादी मिल गया। अब आज का जो टॉपिक था यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।